चलिए, तो जब हम लोग इससे पहले रेनू की एक कहानी पढ़ रहे थे, तीसरी कसम, याद होगा आप लोगों को, ठीक है? उस कहानी में आपने मतलब कहानी के शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे, रेनू से संबंधित और इनके कहानीकार को तो इन्हें जी सर। तौर पर देख रहे थे, तो ये देखे थे कि भई जो है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और रसप्रिया, जो महत्वपूर्ण ये कहानियाँ हैं इनकी, ठेस, है ना? ये सभी किसमें संकलित हैं? ठुमरी में, है ना? ये भी जो है ठुमरी सर 9 आवाज कहानियाँ। फंस रहा है आपका। आवाज़ फँस रही है? 1 मिनट वेट करिए। आई थिंक वाईफ़ाई कनेक्टेड है, 1 मिनट बस रुकिए। आवाज़ अभी भी फँस रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है। आवाज़ ठीक है? सर आवाज अटक रही है आपकी। आवाज़ ठीक नहीं है? कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि ठुमरी में 9 कहानियाँ देखे जो थे, उसमें से एक कहानी जो है आपका लाल पान की बेगम भी है। याद होगा आप लोग देखे थे। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि संग्रह के अंदर में लाल पान की बेगम का प्रकाशन 1959 की है। ऐसा कह सकते हैं, है ना? और भी ढूँढने का सर बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। जी सर, हमें भी नहीं आ रही। चलिए, सर आप सो गए थे क्या? बिल्कुल सो गए थे। वो रात भर जगना हो गया था ट्रेन के चक्कर सर मुझे लगा इसीलिए आपको फोन भी किया तो आप नहीं में। समझ में आ गया सर। अपने आप को ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो वही जब हमने तीसरी कसम कहानी देखा था, तो यही ठुमरी में 9 कहानियाँ को 9 कहानियाँ जो थीं, उनमें से एक लाल पान की बेगम भी है, आपको याद होगा, ठीक है? उम्मीद है कि ये याद रखे होंगे कि ठुमरी का प्रकाशन वर्ष 1959 है। ठीक है, तो चलिए एक बार 1959। हाँ, ठीक है। तो उस समय हम लोग जो है रेणु के विषय में नहीं देखे थे, चूँकि यहाँ है हमारे साथ मौजूद है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये तो याद रखना ही रखना है कि रेणु का जन्म 1921 में, है ना? और अहाई हिंगना नामक गाँव में, अररिया, है ना? ये सब चलेगा, ठीक है? लेकिन ये जिला ना याद रखें तो भी चल सकता है, लेकिन गाँव और अहाई हिंगना याद रख लीजिए। एक बार पेपर में बन आया था इस तरह सर का। आपकी आवाज डिस्टर्ब कट जा रही है। ऐसा कैसे हो जाता है? हाँ, नेटवर्क स्लो दिख रहा है। मुझे लगा सिर्फ मेरे भी हो रहा है आवाज अटक रही है। क्या हो गया है इसको? चलिए आ जाइए सब लोग, आप लोग। ठीक है। अब ये स्टोरी हम देखेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राजशाही के दमन से और अत्याचार दिलाने के लिए म्यूट कर लीजिए। अरुंधति आप म्यूट कर लीजिए ना, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। हुँ, चलिए। तो ये जो है 1950 ईस्वी में नेपाली क्रांति में भी भाग लिए थे, और इसीलिए आप जानते हैं कि ये नेपाली क्रांति कथा नाम का रिपोर्टाज लिखते हैं, कहीं दिखेगा भी। ये देखिए, नेपाली क्रांति कथा नामक रिपोर्टाज किसकी है? तो आप कहेंगे रेणु की है। इसको जो है संस्मरण में डाल दिया है रिंजल धंजल को, है ना? आप लोग रिंजल धंजल को किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रिपोर्टाज के अंतर्गत ही पढ़िएगा। देखिए सर कहाँ से कहाँ आ गए, हम लोग कुछ नहीं सुन पाए। नहीं नहीं, बीच में हम थोड़ा, ओहो, नेटवर्क इशू तो है, ये दिख रहा है। ऐसा करें कि रिकॉर्डेड क्लास डाल दें। हम्म, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आप लोगों को आवाज़ नहीं जा रही थी, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ही यहाँ से देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम देखते हैं, जैसे कहानी संग्रह के तौर पर आप किस-किस को देखते हैं? ठुमरी को देखते हैं, है ना? अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, ये सभी कहानी संग्रह है इनके, ठीक है? और संस्मरण में आप वन तुलसी की गंध,
है ना, श्रुत श्रुत पूर्व ये। लेकिन ऋणिंजन धनजल तो है, इसको आप रिपोर्टाज के अंतर्गत पढ़ेंगे और साथ ही साथ नेपाली क्रांति कथा को भी। ठीक है, उपन्यासों को आपने देख रखा है, मैलांचल, प्रतिपरी कथा, दीर्घतापा और कलंक मुक्ति जुलूस, पलटू पवार, ये सभी तो उपन्यास हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग जब उपन्यास पढ़ रहे होंगे अर्थात मैलांचल पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उस केस में हम इस सभी का ईयर भी ध्यान रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठुमरी का ईयर आपको याद है 1959, ये याद रखेंगे। 1959 ये याद रखेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपने देखा है कि ये कहानी पब्लिश। एक तो मैलांचल के विषय में कहा जा रहा है कि भाई आप देख रहे हैं कि भाई 1954 का उपन्यास है। बाकी विषय हम, बाकी बातें हम नहीं देखेंगे, है ना। अधिक से अधिक एक चीज ध्यान रखेंगे कि भाई 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलते हैं हम आगे। मेला देख करके गांव गए, तो मेले का भी समय है, हमारे यहाँ दिवाली मेला मनाया जाता है, तो हम लोग भी, है ना, एक दिन देख पाए मेला। तो फिर वही उसी फीलिंग के साथ हम इसको पढ़ें। क्यों बिरजू की माँ नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर मन ही मन कूट रही थी। अपने आंगन में रास्ता 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लूट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। तो एक तो प्रश्न यहाँ से, बिरजू की उम्र क्या है? ठीक है, तो एक तो भाई देख रहे हैं कि भाई 7 साल का लड़का है बिरजू। ठीक, और यहाँ से मैं प्रश्न भी पूछा था आप लोगों से जब हम लोग छुट्टियों में थे, तो उससे वहाँ मैं प्रश्न पूछा था, बहुत सारे कैरेक्टर के उम्र के बीच का रिलेशन मैंने पूछ लिया था। चंपैया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही है, तो दो भाई बहन आ गए यहाँ, बिरजू और चंपैया। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर छुआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी, दिया बाती का बेला हो गई है। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन सकता है कि सहुआइन की दुकान पर क्यों गई है कौन? चंपैया। तो वो छुआ गुड़ लाने गई है ना, तो खीर बनाना हो सकता है, पूरी बनाना हो सकता है, जो भी। ओके, आज लौट के जा, बागर बकरे की देह में कुकर मक्खी माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रहकर कूद फांद रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च में की फूली गाछ, बागर के सिवा और किसके कलेवा किया होगा, है ना, या किसने कलेवा किया होगा। बागर को मारने के लिए एक छोटा सा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी हुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ न पीछे भगा, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे भगा ना पगा ना हो तो ना हो तब न फुआ। वास्तव में ये मखनी फुआ ऑब्वियस सी बात है कौन रही होगी, है ना, क्योंकि बिरजू की माँ तो दूसरे गांव से आई हुई है। ठीक है, लेकिन बिरजू के पिता जो हैं अर्थात बिरजू की माँ के हस्बैंड, तो उनके रिश्ते में बहन लग रही होगी। सॉरी, बहन नहीं, वो आप जानते हैं कि भाई उनके पिता के लड़के इस फॉर्म में, तो हो सकता है कि चचेरे फॉर्म में हो, तो ये स्थिति होगी बुआ, वो आप जानते हैं। ठीक है, कि बिरजू के पापा के हम उम्र के में किसी की बहन, ओके, मखनी फुआ। ठीक है, तो वही रहे होंगे मखनी फुआ। तो बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात हुआ की देह में धंस गई। बिरजू की माँ के हाथ के ढेले बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागर को कुकरमाची परेशान कर रही है। आ आह आहर, जो बकरियों को बुलाते हैं, है ना। तो बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। और ये मैं इस बार गाँव गया था, तो जो मेरा भगीना है वो बहुत परेशान किया है बकरियों को। अभी छोटे छोटे बच्चे से सबके देख रहा था कि कैसे परेशान कर रहा था। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसे डंडे से बिरजे का खूंट उतार दे,
किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, है ना? बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बातों का इंसाफ कर रही थी। जरा देखो तो बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पांव पर ही नहीं पड़ते। इस खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की अली गली में बोलती फिरती है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएंगी। तो अपने ही सो मैंने भी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पोन कर तैयार हो रही हैं। ऑन पोन मतलब पहन ओढ़ कर आ, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह आग लगे, क्या मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दी बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपनी जीभ पपोले मुंह के होठों का एक और ऐंठती हुई बोली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगार ना हो तब ना। बिरजू की पुतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। सॉरी, यहाँ जंगी की पुतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर कहती है, बुआ, है ना, सवेरे सिटलमिटी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनर की जमीन का वही पार्ट कट जाता, इस फॉर्म में होगा। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन, है ना, सोना बंगा पार्ट होता। जोरा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। बिरजू की माँ के आंगन में जंग की पुतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन मन महसूस कर रो गई। गोबर की ढेरी पर कौन ढेला फेंके। देखिए, ये एक मुहावरा हो गया ना एक तरह से। गोबर की ढेली पर कौन ढेला फेंके, मुहावरा के फॉर्म में ही इसको देख लीजिए। भाई क्यों इस ढेला फेंकना, है ना, ये लोगोक्त जो भी आपको कहना हो, तो आप इसको समझ के रखिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ हुआ है। गोबर की ढेरी पर, वैसे भी गोबर का ढेरी यदि आप देख रहे हैं तो किसी गांव की बातचीत होगी। और है ना, आप मखनी फुआ, जंगी के पुतोह, बिरजू की माँ, ये सब कैरेक्टर जहाँ है तो वहाँ गोबर का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जीभ की झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपैया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौट तो तेरी मूरी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती है। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठठेर बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पुतो सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हर्रे, अरे चंपिया, बीच में, अच्छा यहाँ हर बकरी के लिए नहीं है, हर जाई अरे चंपिया इस फॉर्म में आया है। ठीक है, हर जाई अरे चंपिया। तो एक गीत का जिक्र आ गया है, बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। ओके। जंगी की पुतों ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घरे का संभाला और मटकी मटक कर बोली। जंगी की पुतों ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घरे को संभाल और मटक कर बोली, है ना, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले के लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती, दिन दोपहर और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर चलती है। तो चल दीदिया, मखनी फुआ को कहा जा रहा है क्योंकि फुआ को हम लोग दीदी भी कहते हैं, अपने मिथिला क्षेत्र में तो कहते ही, है ना। जैसे हमारी जो फुआ है उन लोग हम लोग दीदी कहते आए हैं, ठीक है, और चूंकि वो उसी क्षेत्र के हैं तो ये आप किसके लिए प्रयोग हो रहा है, चल दीजिए, किसको संबोधित किया जा रहा है, मखनी फुआ को। भक भक बिजली बत्ती की बात न जाने क्यों सभी को खिलखिलाकर आ, सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतानी की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी जलाकर चौंधिया दी और फक फक
बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गाँव की जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकाती थी। चंपिया की, और गाँव में जानते हैं कि लोग किस तरह से बात बनाते हैं, तो एक कहानी चंपिया की माँ, ये बिरजू की माँ के विषय में फैला दिया गया। ओके, 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गाँव की जलंडाही औरतें, रेनू के पास ही ये शब्द है, जलंडाही औरतें, है ना? जलनखोर औरत, ये जलंडाही औरतें ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती है। चंपिया की माँ के आंगन में, है ना, नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह, चलो जलो और चलो। चंपिया के की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी, है ना? तो देखिए भाई, चांदी जैसी पाट, है ना, वही पाट यहाँ पर सन है ना, स्टोन जिसको कहते हैं आप लोग। सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन की भुर्ता हो जाएगी। धान का जिक्र आ जा रहा है, सोनाली धान, बागे चांदी जैसा पाठ तो है ही। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छाव छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हैं? सहुआइन जल्दी से सौदा देती तब ना। रोने की एक्टिंग कर रही है, रो रही है भाई, मार खाई बेचारी। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती, देती की नानी। एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जरगार पर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर चाय। फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुन। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से, है ना? ट्यूशन की छोकरियां मतलब ये मान लीजिए शहर की छोकरियों से, है ना, जो नई नई ब्याह करके आई हैं। ओके, तो वो ट्यूशन की छोकरियां, स्टेशन की छोकरियां, इस तरह से मतलब आसपास के शहर में आप जानते हैं कि गांव है, गांव के पास जो स्टेशन होता है, ओके, तो वहाँ वो स्टेशन कहा जा रहा है, जैसे हमारे गांव के आसपास ये वाली है, तो उसके विषय में कहा जा सकता है इस तरह से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की और उसकी बात जंगी के झगड़े की तरह साफ साफ। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू की बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई नजरों से। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, है ना, क्या दिया आपको पता ही। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तरहती फैलाई, अरे देना रे, है ना, देना मैया, एक रत्ती भर। तो बच्चे जिस तरह से मांगेंगे, है ना, एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन फेंक देती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया, यहाँ 10 साल की चंपिया है, और ये एग्जैक्ट उम्र किसकी है? सीता की उम्र है 10 साल, और चंपिया की भी उम्र 10 साल की है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इंटरकनेक्ट करते रहिए कैरेक्टर्स के बीच। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल झड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। चंपिया के माँ के गुस्से को चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। आप जानते हैं कि उसकी नीयत में क्या है। ओके, शकरकंद, शकरकंद आप लोग जानते होंगे ना। हम लोग सच बताएं तो शकरकंद को शकरकंद नहीं कहते हैं, मिथिला क्षेत्र में इसको अलुआ कहा जाता है। ओके, तो आप लोग यदि जानते होंगे तो समझ रहे होंगे। आलू, और इस शेप में होता है मीठा मीठा। ठीक है, हम जान रहे होंगे, शकरकंद भी जान रहे होंगे, अलवा भी जान रहे होंगे। नहीं, माँ ने झिझकी दी, एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो
1 घंटे के लिए कराही मांग कर ले गई तो लौटाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दोहराई। चंपिया ने अपने अच्छा, तो ये एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है ना कि कराही कौन मांग कर ले गई थी? तो सिद्धू की बहू। ओके, एक तो जंगी की पुतोह थी, एक इधर सिद्धू की बहू है। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दोहराई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई और अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोई भी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दिया मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदैया टोली की मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा। सुनते ही बिरजू का माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाती की कमानी उतरकर घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोग आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा, ये याद रखिएगा। इस मुहावरा का प्रयोग ही यही हुआ है। क्या होगा शकरकंद से रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी और देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कराही सिर पर बांधकर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा, है ना। जो मेरा भगीना है वो इस बार खूब मार खाया, सबसे मार खाया, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ओके, वैसे ही दिख रहा है यहाँ बिरजू। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर पर। मरैया के अंदर से भागर को बाहर भगाते हुए बिरजू की माँ बरबराई, कल ही पचकौरी कसाई के हवाले करते हैं। तो ये एक कसाई का नाम है, पचकौरी कसाई। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागर को। और मैं अभी गांव से आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल गांव का ही दृश्य देख रहा हूँ, है ना। वो जो बागर के बच्चे थे किस तरह से अब छठ हो रहा था, वहां प्रसाद तक पहुंच जा रहा था। तो ये भी है, यहाँ भी वही चीज चल रहा है। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे इस बागर को, खोल दे गले की घंटी। टुनुर टुनुर अभी मुझे जरा भी नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू सड़क से जाते हुए बैलगाड़ियों को की याद आई। बिरजू को बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बउआ टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही है। झुंड झुंड बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बक बक मत करो। बागर के गले से झुनक झुनक खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़ाकर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख। मरैया के ओसे पर बिरजू ने फिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़ कर बोलती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। चुक्की मुक्की मतलब एक तरह से अपना सर पूरा छोटा सा कर सो जाना। जाड़े के समय में इस तरह से घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह लगाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चलेगा। चंपिया को अब दिल भर भरोसा नहीं। सांस का ताला डूब रहा है। पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आया। बिरजू का भी दिल भरा है। तो प्लीज बलरामपुर याद रख लीजिएगा, क्योंकि है ना गांव के नाम को लेकर के प्रश्न बनता है। तो बार बार बलरामपुर यहाँ आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और भी गांव है, महिलांचल में भी एक गांव है। ऐसा ही आप देख रहे हैं गोदान में भी गांव है ना। और फिर उसके बाद राग दरबारी में भी गांव है। जहाँ जहाँ गांव आएगा, जैसे जैसे हम उपन्यासों की तरफ बढ़ेंगे या जहाँ भी गांव आएगा उस गांव को ध्यान में हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि गांव को लेकर के प्रश्न बन गया। और आपके विकल्प में यही सारे गांव भी रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी तो पढ़ता है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप भी इससे ध्यान रखिएगा। बिरजू का भी दिल भरा है। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन का बोला। जनरली ऐसा होता है,
गाज का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी को लेकर पप्पा को भेज दे। जिन बाबा। मरिया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही। पहले किसी का बात मंसूबा नहीं पालना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। मतलब नो के सेंस में होता है। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, ये किस चूक का फल दे रहे हो बोले बाबा। अपने जानते उसने की। और देखिए इधर बच्चा भी भगवान के शरण में है और माई भी भगवान से ही बातचीत कर रहे हैं। आप अपने है ना, ये कोस रही है वो कबूल रहा कि भाई ये उम्मीद में है ना, ये उम्मीद छोड़ चुकी है तो इस तरह से बात कर रही है। उनको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, ये आ, किस चूक का फल दे रहे हो बोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के दिन जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो महावीर जी को रूट तो अभी बाकी है। देव भूल चुक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दुन्नी को चढ़ाएंगे बिरजू की माँ। अब देखिए एक मीठी एक रोट चढ़ाना है महावीर जी को, बस फिर अब 2 रोट चढ़ाया जाएगा। गांव के लोग इतने भोले होते हैं। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी के पुतों की बातें चुभती। चोरी चमारी करने वाले की बेटी बहू जलेंगे नहीं, 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू की पप्पा ने, गांव की भाई खोखियां। अब समझिए कि ये गाली है, आपको पता है, गांव की भाई खोखियां, भाई को खाने वाली। ओके, तो भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। हालांकि इस बार गांव में रहा नहीं, पर मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं रहा और पर्व का समय है तो ज़्यादातर लोग गांव के अंदर ही रहे। जो है घास वास के लिए नहीं जा रही थी खेतों में। वरना जब मैं खेतों में बचपन की बात कहूँ, जब मैं खेतों में जाता था या आप लोग भी गांव में रहते होंगे तो इस तरह की गाली सुनते होंगे, है ना। तो भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगाकर देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है बैसाखी, तो एक तो 5 बीघा जमीन मिला है, ये भी याद रखेंगे। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते जा रहे हैं पाट के पौधे। तो आलंग तो फालंग, तनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल का ओजन हुआ रवि भगत के यहाँ। एक तो किसके यहाँ ये बेचा गया है आप समझ रहे हैं, है ना। पाट बेचा, वही जो पटुआ होता है उसमें सन जो निकलता है, पटसन कहते हैं जिसे, वही उसी को बेचा गया है। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले कुर्मी के टोले के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी और मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ गया है, लाठी करीब कर दो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। लाठी करी करने का मतलब थोड़ी सी अपनी मजबूती दिखाओ। सो गांव की किसी पुत खोकी, एक आया था भाई खोकी, अब आया है ना पुत का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच की बाघ की तरह उमड़ते रहे। उनका बड़ा बेटा है, बेटा घर में आग लगाने का धमकी दे गया। आखिर बाबू साहब ने अपने छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। ये जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन पर उपज से चलती है। और भी कितनी बातें, खूब मुँहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर। तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई, ढिबरी बुझा दी। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी, अरे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो,
जब तुम्हारा कलेजा ही थीन नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जोर जमीन के नहीं तो किसी और के। तो ये भी मुहावरा का प्रयोग यहाँ हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। और 5 बीघे जमीन की बातचीत हो रही है, तो इससे भी आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। तो ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि भाई इस पर गुस्सा किस रूप में, मतलब बहुत तेजी से चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, इस रूप में स्टेटमेंट दे करके प्रश्न आ सकता है। चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसे गोबर गणेश घर वाले उसे मिला। कौन सा शौक मोच दिया है उसके मरद ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी ला कर दी है उसके कसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए, है ना। तो भगत कौन? रब्बी भगत, है ना, याद होगा, रब्बी भगत के बेचा गया है। बिरजू का माँ का एक बार नंबरी लोट नोट देखने भी नहीं दिया। बैल कितना हुआ था पाठ याद है? तो 10 मन पाठ, है ना, हुआ था। 15 मन का उम्मीद था लेकिन हुआ था 10 मन। लमड़ी नोट मतलब यहाँ नंबरी नोट का मतलब है 100 रुपया वाला नोट। ओके। बैल खरीदा है। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अंत में उसे अपने आप पर होता है। खुद भी कुछ कम है नहीं। उसके जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस उस समय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी। लो खूब देखो नाच, बाहरी नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। ये भी एक मुहावरे का हो गया। कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पुतरिया सब हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। भगवान दाढ़ी जार दे भी भगवान दाढ़ी जार भी तो बच्चे की माँ होकर भी जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वो बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक धुर भी अपनी जमीन, अपनी जमीन भी अपनी गांव में। जलेंगे नहीं 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अघनी लोगों को बिगदीठ से बचें, बिख दृष्टि, है ना, कुदृष्टि से बचे। तब तो बाहर बैलों की घंटी है क्यों नहीं चंपिया। चंपिया और बिरजू ने पढ़ा है एक ही साथ का। वहां आया था यहाँ देखिए आया तो यस हो गया, और इसको पलट दिया गया तो नो हो गया। तो क्या कमाल है। चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी घबराती है ना। दोनों ने हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। चुपके से टट्टी से छेद करके देखो तो चंपी, है ना। आज देखिए गुस्सा थी तो चंपिया इतना निकला था, है ना। जब प्रेम दिखा रही है तो चंपी हो गई, है ना। तो ऐसा होता है, प्रेम में शब्द छोटे रहते हैं। भाग गया चुपके चुपके। चंपे बिल्ली की तरह होले होले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। मैया गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई।
बिरजू के बाप ने बैलों को जरा जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जा रही थी। बिरजू की माँ तार गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे का चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनकती हुई निकल रही। चंपिया है। बाहर से ही फुसफुसा कर उसने आ, उसके बाप ने बैलों को घास दे दिया। चंपिया है ना। अच्छा, यहाँ दे दिया नहीं है ना। चंपिया है, वास्तव में ये चंपिया को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है। चंपिया बिल्कुल इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, ये बिरजू की माँ को ही कहा जा रहा है ना। बैलों को घास दे दे, चंपिया है। तो ये चंपिया जनरली ऐसा, जैसे हमारे गांव में, हमारे घर में ही है ना, जो हमारे बड़े पापा हैं, तो वो मेरी बड़ी मम्मी को इस नाम से नहीं बुलाएंगे या उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। तो मेरी दीदी के नाम से बुलाएंगे। ओके, ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। ओके, चंपिया है। ओके, तो ये चंपिया है वास्तव में बिरजू की मम्मी को संबोधित किया जा रहा है ना। बैलों को घास दे दे, चंपिया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा, बेटा बीरज मोहन। बिरजू का पूरा नाम देख लीजिए। बिरजू के बाप, और देखिए स्त्री प्रेम में थी तो चंपी बोली, है ना, और पुरुष प्रेम में है तो देखिए उसके शब्द लंबे हो गए। बेटा बीरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लुटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं। ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, है ना, दिया बत्ती जला दो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आ। डेढ़ पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत है, नाच भी कर। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन, अच्छा ये हाँ जो है ना, ये थोड़ा सा हम लोग, है ना, ये जो है चंपिया है, उठती क्यों नहीं। ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े को, तो ये चंपिया है, उठती क्यों नहीं, है ना। ले धान की 25 रख दे। तो ये हमने कहा था ना कि ये जो बिरजू की माँ के लिए संबोधन है। भले चंपिया 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 है करके कह रहा है ना। तो जब वो उठती है और देखती है, क्योंकि भाई उसको अब भी जमीन मिला है और पहली बार खेती किया है एक तरह से, तो अपने अपने खेत का पंछी से देखने में बिरजू की माँ को अच्छा ही लगेगा। डेढ़ ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का, उलझते हुए बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान। नहीं। और देखिए कमाल है कि अभी जो हम लोग मेला देख करके आ रहे हैं, ओके, बिल्कुल यही समय रहा होगा। क्योंकि इस बार तो खैर धान बहुत जगह सही से पका नहीं है बारिश के चलते, लेकिन छठ का जो समय होता है, ओके, उस समय पहले हमने देख रखा है कि धान कटने लगता है। ओके, तो वो स्थिति होगी और मुझे लगता है दिवाली का ही मेला होगा। ओके, पक गए धान। नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारी खेत की बालियां। मलदैया टोली जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें चुरा गई। सच कहता हूँ, बंसी तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिज्जू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाला। उसकी माँ ने हल्की चपट लगा दी। कैसा लुक्कर है ना, लुक्कर लुच्चा। ये सब देखिए रेणु के यहाँ शब्द है और किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। कैसा लुक्कर है तोरे। इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धरे जो बच्चे।
क्या हुआ, डाँटती क्यों? अब देखिए भाई, नियम धर्म का मतलब वही है कि भाई धान जूठा कर दिया, ये चढ़ाना चाह रही होगी। न बनना नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब कुछ माफ़ है, चिरे चुनमुन है ये लोग, बस इन दोनों के मुँह में नबान के पहले नया अन्न न पड़े। तो कहते चिरे चुनमुन है, बच्चा है। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली के से 2 धान लेकर दाँतों तले, ओ भैया! इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुँह में धान लिया। रोटी-पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। आगे, खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह! खूब हो तुम। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी माँगनी नहीं मिलेगी भला, है ना? ये खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। तो ये थोड़ा व्यंग में बोल रही हैं। तो वही इधर जवाब देता है कि जिसके पास गाड़ी है उसको तो, सॉरी, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी तो मिल ही जाएगी। गाड़ी वाले को भी बैल की कभी ज़रूरत होगी, पूछेगा। और समझिए कि गाँव की क्या स्थिति होती है कि बैल है तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो बैल नहीं है। ये होता है गाँव में। ओके, हालाँकि अब गाँव समृद्ध होने लगा है मुझे जहाँ तक दिख रहा है। बट गाँव में भी बहुत कुछ है, गरीबी के तो गाँव में तो गरीबी है ही, है ना? और गरीबी में भी जो बहुत पहले से गरीब हैं, है ना? अभी मैं गाँव जाता हूँ, देखता हूँ कि और भी गरीब हो गए। ये है गाँव में, जिनके बच्चे पढ़ लिख लिए कमाने लगे, उसकी स्थिति तो सुधरी है, लेकिन बहुतों की स्थिति अभी भी गड़बड़ है। गाड़ी वाले को भी बैल की ज़रूरत पड़ेगी होगी। पूछूँगा तो कोयली टोली वाले से, ले ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। देर नहीं, अरे टोकरी पर रोटी तो तू पलक मारते ही बना लेती है। 5 रोटियाँ बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के ओठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपिया जरा धैल घैलसार में खड़ी होकर भवानी फूआ को आवाज दे, ए फूआ, सुनती हो फूआ? मैया बुला रही है। फूआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फूआ को क्यों गुहारते हो? सारे टोले में बस एक फूआ ही तो बिना नाथ पकैया वाली है, तो यहाँ भवानी नहीं मखनी हो जाएगा। हाँ, अब फूआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में एक फूआ ही तो है जो बिना नाथ पका वाली है। अरे फूआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात को गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फूआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फूआ खांसती रहे। इसी से घड़ी भर रहते। अब पूछ रही थी ना कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फूआ की अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं है, एक बागत है और कुछ बर्तन मासा, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती। अपना हुक्का ले आई हो ना फूआ? फूआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा बिरजू की माँ ने, और वह ऐसा हुआ। राम को उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू आ, रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई, डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की माँ का चूल्हा सुलगा बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद मसल कर गोले बनाए और बिरजू की माँ सिर पर कढ़ाई औंध कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेच्छ टोपी सिर पर। आज किसके यहाँ? सिद्धू। क्या स्थिति थी सिद्धू की? वो याद है, यही ले गई थी कराए।
ये देखिए सिद्धू की बहू है ना, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि दूसरी बार आ गया कराही का जिक्र। सभी उठकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से। अब देखिए, है ना? कितना हार्ड दिख रही थी शुरुआत में बिरजू की अम्मा। ओके, लेकिन जैसे गाड़ी आई है तैसे कितनी सॉफ्ट हो गई है। बेचारी मत कहो मैया, बेचारा मत कहो मैया, खूब लवारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह में क्यों चल रही थी बाबू साहब। बिरजू के टूटे दूध के दांत की फांक से बोली निकली, ब्लैक मोर्टिन में है ना 5 शकरकंद खा लिया। सभी सेठ आ, फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कन्मा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? एक कन्मा मतलब थोड़ा सा, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, आई थिंक एक कन्मा क्या 250 ग्राम को कहते हैं क्या? आप लोग गांव में से यदि हैं तो। ओके, आधा डाल दूं फुआ? ये थोड़ा सा आप लोग बताइएगा मुझे, क्योंकि कन्मा का प्रयोग हमारे घर में होता है, नहीं नहीं होता है, पर हमने ध्यान नहीं दिया कन्वा किसने के लिए जनरली कम रहता है, उसके लिए प्रयोग तो होता है, पर कितना रहता है एग्जैक्ट वेट आप लोग बता पाए तो बताइएगा। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह पर को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांध। ओके, तो वही पैंट पहनेगा और छीट की साड़ी चंपिया पहनेगी और बिरजू पैंट पहनेगा, लेकिन बिरजू के पैंट में बटन ही नहीं है। ओके, तो पटसन की डोरी बांध दे रहा, तो गरीब देख लीजिए। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा की चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है आज पहली बार। तो पूर्णिमा का चांद आ गया तो हो सकता है दिवाली मेला नहीं होगा, या तो संभव है कि गेल हो, सामा चकेबा का मेला हो, ये भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी समय चूंकि धान पकने की बातचीत हो रही है, तो अभी के समय का ही, जब हम लोग अक्टूबर लास्ट में हैं। ओके, इस समय की बात रही होगी। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतते क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहे, मानो नाच की लाल पान की बेगम, है ना, मानो नाच की लाल पान की बेगम इसके सामने। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। अब बिरजू की माँ के अंदर जो रियल इंसान है ना, उसका जो नरमपन है वो दिखेगा। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चूं चूं करके घरघराने लगा, तब बिरजू ने से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंचे। बिरजू की माँ ने जरा जंगी से पूछा ना, उसकी पुतोह नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई, है ना। बिरजू के बप्पा ने पूछा, जंगी भाई को काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो जंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं और पुतैया नाच देखने कैसे जाए? सारा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली तो रोती है, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ तो जंगी की पुतोह भी टीसन वाली है ना? आ जरा झट से। कहा, यही जंगी की पुतोह देख ली कैसे बिरजू की मम्मी की बेइज्जती करके गई है। इधर देखिए, तो ये भी जानती है गाँव में ऐसा ही होते रहता है ना, तो बहुत देर नाराज नहीं रहते हैं गाँव वाले। आ जरा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी परी है बेचारी, आ जल्दी आ। बगल की
झाड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है कि? राधे की बेटी का क्या नाम है? शुंडी। ओके। काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी से उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी ने गई है, गिल्लट की झुनकी करा पहनकर चमकती आ रही है आज, है ना? तो लरेना खवास के घर की भी बहू आ रही है आज। जब जो बाकी रह गए सब आ जा जल्दी। जंगी की पुतोह लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुंडी, तीनों गाड़ी के, तो ये सभी भी आ गए, तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका, बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली, साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोह को। सभी ठिठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट से झुकी दोनों पुतोहों को देखा, उसे अपने खेत की झुकी बालियां याद आई, है ना? जंगी की पुतोह और लरेना की बीवी, ठीक है? इन दोनों को देखकर झुकी बालियां याद आ गई। जंगी की पुतोह को गौना जंगी के पुतोह का गौना 3 मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से करवे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी में 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर। शिमराहा, है ना? शिमराहा जो है, सच बताए तो हमारे जस्ट बगल का एरिया है ना? हालांकि ये दूसरा गांव है, यहाँ वो सिमराहा नहीं होगा जिसका जिक्र रेनू कर रहे हैं, पर हमारे गांव के जस्ट बगल में 3-4 किलोमीटर दूर सिमराहा नाम गाँव है। ओके। हम लोग भी वहाँ जो है, जब भी निर्मली से आते जाते थे रुकते थे। हालांकि बिल्कुल वो एरिया नहीं जिस एरिया की बात जो है रेनू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अररिया पूर्णिया के क्षेत्र की बातचीत है, लेकिन जो आसपास के गांव कई बार मैच करते रहता ना, अब अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा। तो कहते मेरा सुपौल है, तो सहरसा सुपौल कह सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो आसपास के गांव का नाम कई बार मैच भी करते रहते। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, तो हो सकता है कि समाचार लगेगा। कार्तिक की चांदनी आप जान रहे हैं, कार्तिक अमावस्या, फिर कार्तिक की चांदनी। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, ये समा से कहेगा का। ओके, छठ के 10 दिन बाद की बात होगी, 10-12 दिन भी नहीं, आई थिंक 5-6 दिन के बाद खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झोपड़ी में कहीं, ये क्या लिखा है, दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोह ने एक बीटी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोह। ये चारों ही तो गांव के बैस्कोप के गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी के लिख धन खेतों के बीच से होकर गई, चारों ओर गौने की सारी की खसमसाहट जैसी आवाज। बिरजू की माँ के माथे पर मंटिक के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब बैस्कोप के गीत गा दो चंपिया। डरती है काहे, तभी मारी थी, है ना? किस लिए? तो बजाओ न बंसी करके था क्या ना, क्या था, बाजे न मुरलिया करके था ना, है ना? वो सीखने के जा रही है चंपिया, तो उसके लिए मार पड़ रही है। अभी कहा जा रहा है कि भाई गाओ। ओके। हम्म, ठीक, बाजे न मुरलिया। अब देखिए क्या गीत गाया जाता है, गीत पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है प्रश्न गीतों को लेकर के। हम्म, अच्छा, अब एक बायोस्कोप गीत गा दो चंपिया, डरती का है, जहाँ भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी है। ओके। दोनों पुतोहन तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंडी ने खसखसा कर गला साफ किया। अब पुतोह तो भाई शर्मा रही है, लेकिन चंपिया सुन रही तो इसी गांव की है। ओके, तो आराम से जो है राधे की, क्या है, राधे की बेटी है ना चंपिया, ए सॉरी सुंडी, राधे की बेटी सुंडी। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से, गाड़ी चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे से चलने को कहूंगा। जंगी के पुतों ने चंपिया के कान के पास
घूंघट लेकर ले जाकर कुछ कहा। चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा के चांदनी, कुछ ऐसा शुरू की होंगी, है ना। बिरजू की, तो चंदा की चांदनी कहा जा रहा है, बाजे ने मुरलिया नहीं कहा जा रहा। अंत में बिरजू की माँ ने गोद में लेकर बैठे उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह जरा साथ बिरजू की को गोद में लेकर बैठे उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोह की ओर देखा, धीरे से गुनगुना रही वो, कितनी प्यारी पुतोह है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। अब उसको अच्छा लग रहा है ना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, वह सचमुच लाल पान की बेगम। ओके, और लाल पान की बेगम जब ताश खेला जाता है उसमें लाल पान की बेगम का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखें केंद्रित करके उन्हें की चेष्टा की, अपने रूप की झांकी ली, है ना। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, है ना, मंटिक्का पर चांद। ओके, तो लाल साड़ी पहन रखी है बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद ने तो लाल पान की बेगम से याद रख सकते हैं, लाल साड़ी पहन रखी है ना, उसे नींद आ रही है। तो गुड नाइट आपको भी। लेकिन जो भी अंडरलाइन कर दिया हूँ सभी पीडीएफ अब मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ पीडीएफ ऐप पर डालते जाऊं, ठीक है, तो ठीक रहेगा। एक तो मुझे भी क्वेश्चन बनाने में ठीक रहता और अरेंज वे में रहेगा, वैसे ग्रुप में भी भेज दूंगा इसको, इस पीडीएफ को। ओके, बाकी आपको इसमें से कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं। ओके, हालांकि ये सब आपके लिए है नहीं। ओके, जब भी प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेगा तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, काम 1 घंटा फिर भी पढ़ लिया गया इससे।